क्या वो वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करने की पहल कर रहे हैं? क्या वो जाति को ख़त्म करने की पहल कर रहे हैं? इसीलिए मेरा ये मानना है कि जातियां और वर्ण के पीछे जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, वो जो मनुवादी सोच है, उस पे उनका विश्वास रखना और उन विश्वासों को मानना, उसके पीछे उनकी धार्मिक पवित्रता है। और धार्मिक पवित्रता जब किसी चीज़ के पीछे आ जाती है तो वो देश और समाज के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए जातियों को ख़त्म करना कर हम समाज में एक नोशनल चेंज ला सकते हैं, क्योंकि जातियां जो हैं वो राष्ट्र के लिए खतरा है। नागपुर में बामसेफ का अधिवेशन हो रहा है। यहाँ पे विभिन्न प्रदेशों से लोग आए। तो पीछे जाओ, आप कहाँ से सर? जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। डॉक्टर जोगिंदर सिंह राय मेरा नाम है। मैं बामसेफ का स्टेट कन्वीनर हूँ जम्मू कश्मीर का। क्या लगता है बामसेफ जिस तरीके से सोशल चेंज करने की बात कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है, तो क्या क्या फ़ायदे हुए बामसेफ के इस मूवमेंट से समाज में? देखो, बामसेफ एक पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें SC BC और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग आते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग कम हैं, कुछ फॉरवर्ड हैं, कुछ बैकवर्ड हैं। तो जो बामसेफ का सोशल इशू है वो एक किस्म का घर घर तक पहुंच गया है, और जो मांगें बामसेफ ने उठाई है वो उसने सरकार पर भी अपनी नज़र बनाए रखी है, और कई स्टेट के कोर्ट्स ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षिक तौर पर जो समाज में भेदभाव है दबे कुचले लोगों के साथ, उसका संज्ञान लिया है सरकार ने, और बामसेफ इस मसले को बड़े ज़ोर शोर से उठा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है। और इसके लिए भौगोलिक नेटवर्किंग के साथ, सोशल नेटवर्किंग के साथ और आपके मीडिया प्रभारी के तहत ये जन जन तक पहुंच गया है। समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के जो पालक हैं उनके द्वारा अभी भी समाज में शोषण किया जा रहा है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखो, ये बड़ा गंभीर सवाल है आपका, और सदियों से ये चलता आ रहा है। सावरकर की एक किताब है, सावरकर इन हिज टाइम में, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जात पात का कड़ा विरोध करता हूँ, यानी वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं। लेकिन हमारे महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उनकी सामाजिक जो दृष्टि थी उसको उन्होंने नकार दिया था। और उनकी दूसरी एक और किताब जिसमें उन्होंने हिंदुत्व किताब लिखी, उसमें कहा उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र जो है वो अखंड भारत का स्वरूप होगा। तो आज भी जो गुरु गोलवलकर के फॉलोअर्स हैं या सावरकर के फॉलोअर, वो हिंदू राष्ट्र की बात करें, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र भारत में अगर बनता है तो वहाँ पर जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनका क्या स्थान होगा? क्या वो वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करने की पहल कर रहे हैं? क्या वो जाति को ख़त्म करने की पहल कर रहे हैं? इसीलिए मेरा ये मानना है कि जातियां और वर्ण के पीछे जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, वो जो मनुवादी सोच है, उस पे उनका विश्वास रखना और उन विश्वासों को मानना, उसके पीछे उनकी धार्मिक पवित्रता है। और धार्मिक पवित्रता जब किसी चीज़ के पीछे आ जाती है तो वो देश और समाज के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए जातियों को ख़त्म करना कर हम समाज में एक नोशनल चेंज ला सकते हैं, क्योंकि जातियां जो हैं वो राष्ट्र के लिए खतरा है। जब जातियों को हम ख़त्म कर लेंगे, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म कर लेंगे, तो फिर हम एक राष्ट्र का रूप बन सकती है। तो जातियां ख़त्म करने के लिए उनके पीछे धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक पवित्रता और धार्मिक उपदेश है। जो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो भारत के धार्मिक ग्रंथों से आती हैं, और धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो ईश्वर के लिखे हुए हैं। वो किसके लिखे हुए हैं? ईश्वर के लिखे हुए हैं। उसी के अंदर वो जाति आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। तो जाति आधारित धर्म की शिक्षा को खत्म करने के लिए जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो क्या है? वो आदेशों और बंदिशों को बुलंदा है, जिन सिद्धांतों को, जिन कानून नियमों को संग्रह वो मानता है, जिसमें पशु बलि है, जात पात को बना के रखना, आत्मा परमात्मा की बात है, वो सारी किताबें उनकी धार्मिक पवित्र किताबों से आती है। लेकिन अभी संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा कि जातियां जो बनाई है वो पंडितों ने बनाई है। वो ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि धार्मिक किताबें किसने लिखी हैं? वो सारी की सारी हमारे जो भाई भतीजे हैं, हमारे जो मनुवादी लोग, विचारधारा के लोग, उन्होंने लिखी है। तो जब तक रिलीजियस सेंसिटी और डिवाइन अथॉरिटी को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक भारत से जाति और वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती है। और वर्ण व्यवस्था के पीछे धार्मिक होना, ये सबसे बड़ी दुखदायक बात है। जब तक ये बात है कि वो किताबें जो हैं ईश्वरीय वरदान है, इस बात को हमको ख़त्म करना होगा। और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि जाति जो है वो एक दीवार की तरह है, कांटेदार झाड़ियों की तरह है, वो हिंदू समाज को आपस में मिलने से रोकती है, इसलिए इसको डायनामाइट से ख़त्म कर देना चाहिए।
तो जाति जो है समाज के अंदर एक धारणा का रूप काम कर रही है, एक मानसिक स्थिति है, एक रिवाज बन गई है। इसलिए जातियों को ख़त्म करके समाज में तब्दीली आ सकती है। दूसरी बात यह है कि जब तक हम सही मायने में एजुकेशनल स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं करेंगे, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ है भारत के हर नागरिक को वो पढ़ना चाहिए ताकि उसके अंदर क्या लिखा उसको हर बात का पता लगे, क्योंकि जितनी भी कानून नियम है वो वर्ण व्यवस्था के से लागू होते हैं, और वर्ण व्यवस्था को जाति को ख़त्म करने के लिए इनको धार्मिक कहना देश और समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी के पीछे आती है धार्मिक कट्टरता और जातीय कट्टरता, ये भी देश और समाज के लिए खतरा है। तो किताबों को हटाकर हम रिलीजियस सेंसिटिविटी को ख़त्म करेंगे और जातियों के लिए ख़त्म करेंगे। और जो लोग रोटी और बेटी का रिश्ता बनाने में मतलब कि उसको वो नफरत करते हैं, उन लोगों को जब रिलीजियस सेंसिटिविटी और डिवाइन अथॉरिटी से हट जाएंगे, सोशल में आ जाएंगे, समाज एक रेशनल बन जाएगा, वो एक ज्ञान प्राप्त कर लेगा, फिर जाकर उनका ये जातीय जो कंसेप्ट है और वर्ण व्यवस्था का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। जी, आप जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर बीजेपी बड़ी राजनीति कर रही है, तो क्या क्या फायदे क्या नुकसान है? देखो, संविधान सबको बराबर मानता है, लेकिन संविधान की भावना लोगों में बराबर नहीं आई। तो हम अगर छोटी छोटी बातें करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, ना कि बड़ी बड़ी ढींगे हाँकेंगे। ढींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा। ज़मीन स्तर पर जम्मू कश्मीर की ये हालत है कि वहाँ के लोग इस वक्त किस्मत का भरोसे हैं। उनका कोई भी वहाँ देखने वाला नहीं है, कोई भी उनका बेली बारस नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल से वहाँ राजतंत्र लगा हुआ है, धर्मतंत्र जो है काम कर रहा है। धारा 370 हटने से पहले वहाँ के जो लोग मूल निवासी लोग थे, जिनको हम SC BC या रिलीजियस कन्वर्टर माइनॉरिटीज़ तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो तो सक्षम थे, उनको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, एजुकेशन में और नौकरी में भरपूर अधिकार मिला था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर कोई भी स्थिति ग्राउंड पे नहीं बदली है, उल्टे उनके अधिकारों को मारा गया है, हकों को छीना गया है। वहाँ सोशल और पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, वहाँ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को स्नेच कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सारे के सारे खत्म है और एट्रोसिटीज़ चरम सीमा पर है। जबकि धारा 370 हटने से पहले वहाँ पर जात पात ऊंच नीच भेदभाव कोई भी नहीं था, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी मुस्लिम थी। वहाँ एक सोशल भाईचारा बना हुआ था, सेकुलरिज्म के नाम पर वहाँ लोग रहते थे। इस तरीके का भेदभाव जो हम सुनते थे कि रेस्ट ऑफ इंडिया में, कभी झारखंड में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में जातीय हिंसा हुई, कभी किसी को मूंछ रखने पर मारा गया, कभी किसी को घोड़ी से उतारने पर मारा गया, इस तरीके की बातें हम सुनते थे। लेकिन आज कम से कम 1 महीने या 2 महीने के अंदर वहाँ पर भी मतलब इस तरीके की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। और इसके पीछे वो मानसिकता जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा है, क्योंकि संघ जो है उसने अब जम्मू कश्मीर को अपने लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल करी है, प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करी है। तो वहाँ पर सारे के सारे राइट सीज हैं, लेकिन वहाँ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करने के बाद भी सेंटर के सारे लॉ एक्सटेंड नहीं हुए। वो लॉ एक्सटेंड नहीं हुए जिनसे वहाँ के SCs या BCs को फ़ायदा होता था। वहाँ मंडल कमीशन ना पहले लागू था ना अब था, तो लोगों को धोखे में रखा गया, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके जज्बातों को पैरों तले रौंदा गया। टीवी चैनलों के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो स्थिति दिखाई जाती है वो तो कुछ और है जो आप बता रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ी बड़ी डींगे मारने से कुछ नहीं होगा। हम इनको छोटी छोटी बातों को देखें तो वहाँ भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सारी चीज़ें पिछले 10 साल से वहाँ जो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है वह राजतंत्र काम कर रहा है और सारे का सारा सिस्टम जो है वो सत्यानाश हो गया है। यानी कि धारा 370 हटने के बाद ब्राह्मणवाद ज़्यादा फैल गया है और नुकसान ही हुआ है स्टेट को। और वो जो धारा 370 के स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, वो एक लोअर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में इम्पोज किया गया है। होता तो ये है कि UT से स्टेट बनती, लेकिन वहाँ स्टेट से UT बनी है, तो हम पीछे ही गए हैं, आगे थोड़ी गए हैं। तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को चला गया, क्योंकि पहाड़ हैं, झरने हैं, वादियाँ हैं, नदियाँ हैं, तो वहाँ पर ज़मीन तो है ही नहीं। वहाँ पर 10% ज़मीन भी खेती बाड़ी का काम, तो वहाँ डेवलपमेंट एक रुकी है, लोग तंग है। लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर अब सरकार की वो मंशा है कि कब वहाँ सरकार इलेक्शन करवाती है, लेकिन स्थिति वहाँ कुछ नहीं बदली। वहाँ लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, लोगों का बिजनेस ख़त्म हो गया, लोगों का सिस्टम जो है वो तब्दील होने जा रहा है। तो ये आपके माध्यम से मैं बताऊँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर बदलाव में नहीं आई है। जी, आप इलेक्शन में क्या तब्दीली चाहते हो वहाँ पर? देखिए, आर्टिकल 18 जो है भारत के संविधान का, वो ये कहता है, उसने राजे महाराजों को मतलब एक किस्म का उनका तंत्र को ख़त्म कर लिया है। तो अब फिर प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी से ही दुनिया सुधरेगी, ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने से। और फंडामेंटल राइट्स
और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को सुकेर करने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ से भी न्याय हमको नहीं मिलता है। इसीलिए इलेक्शन प्रोसेस का ये एक हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की एक्सटेंशन होनी चाहिए। भारत के अंदर 750 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 50 से ज़्यादा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, फिर भी रिप्रेजेंटेशन पीपल्स के लोगों को नहीं मिल रही है। इसके पीछे ये कारण है कि भारत के अंदर 24 लाख लोगों पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 5 लाख पर बनता है। भारत के अंदर 1 लाख से लेकर 2 लाख आदमी तक एक एमएलए बनता है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 25,000 पे मिलता है। तो ये डिफरेंसेस है। इसलिए इलेक्शन प्रोसेस को चेंज करने के लिए तब्दीली हो, फिर जाकर पीपल रेशो सही होगा, फिर जाकर पॉलिसीज़ बनेंगी, फिर जाकर प्रोग्राम बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सही इम्प्लीमेंट होगा और डेमोक्रेसी रियलाइज होगी। इसके लिए हमको ये करना होगा कि एक तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस ऑलरेडी सरकार 226 में कर रही है, लेकिन इसकी सीमा को बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होगा और इलेक्शन प्रोसेस में तब्दीली इसलिए आए ताकि लोगों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। आजकल जो मुद्दा बना हुआ है पार्लियामेंट में, अगर ईवीएम की हम बात करें तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इलेक्शन रूल 1961 ये कहता है कि इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, ना कि ईवीएम से होना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का घेराव करना एक मैसेज जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो एक एजेंसी है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो ईवीएम को हटा ले। इसलिए पार्लियामेंट में बिल लाना होगा और पार्लियामेंट में बिल लाने के लिए आपको अपने विधायक, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप बिल को मूव करो, क्योंकि जब ईवीएम लाई गई है तब भी वहाँ पर बिल के थ्रू ही लाई, हटेगी भी बिल के थ्रू। तो इलेक्शन प्रोसेस को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है, तभी जाकर भारत का प्रतिनिधित्व होगा और सही जाकर रिप्रेजेंटेशन होगी और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।